ये एक बहुत ही सरल हिंदी अनुवाद है जिसमें तकनीकी शब्दों को इंग्लिश में ही रखा गया है ताकि बच्चे भी आसानी से समझ सकें और आपके कॉन्सेप्ट साफ हो जाएं। मैं इसे पैराग्राफ के रूप में दूंगा और हर बात को थोड़ा और विस्तार से समझाऊंगा, जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाते हैं। नेशनल प्लानिंग की शुरुआत और दुनिया का जानना। बहुत समय पहले एक बड़ा देश था जिसका नाम था सोवियत यूनियन। यह दुनिया का पहला देश था जिसने नेशनल प्लानिंग का तरीका अपनाया। इसका मतलब है कि सरकार ने खुद ये डिसाइड किया कि पूरे देश के रिसोर्सेज जैसे पैसा, फैक्ट्रीज और जॉब्स को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा प्लान था। लंबी बातचीत और बहस के बाद सोवियत यूनियन ने अपना पहला प्लान 1928 में शुरू किया। इसे फर्स्ट सोवियत प्लान कहते हैं और यह 5 साल के लिए बनाया गया था, 1928 से लगभग 1932 तक। इस प्लान का मुख्य काम था देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, भारी मशीनें बनाने वाली फैक्ट्रीज लगाना और खेती के तरीकों को बदलना। जब यह प्लान शुरू हुआ तो बाहर की दुनिया को यह अच्छे से नहीं पता था कि यह डेवलपमेंट प्लानिंग का तरीका क्या होता है या इसका मोडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका क्या है। विचार कैसे फैले और इंडिया पर असर। 1920 और 1930 के आसपास ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स पैसे और देश की कमाई के जानकार ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए जैसे देशों में चले गए। इस बड़े एक्सोडस जाने के कारण ही बाकी दुनिया को पता चला कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। इस प्लानिंग के आइडिया से दुनिया के बहुत से लोग फैसिनेटेड, बहुत आकर्षित हुए। उस समय जो देश दूसरे देशों के कॉलोनीज गुलाम थे और जो डेमोक्रेसीज चुनाव वाले देश थे, उन सभी को लगा कि ये प्लानिंग देश को इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक तरक्की दिलाने का एक अच्छा टूल उपकरण हो सकता है। इंडिया में प्लानिंग का विचार। ब्रिटिश शासन के अधीन रहे देशों में, खासकर उन देशों के नेशनलिस्ट लीडर्स, आज़ादी चाहने वाले नेता जो सोशलिस्टिक इंक्लिनेशन, समाजवादी विचारों वाले थे, उन्हें ये इकोनॉमिक प्लानिंग का आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया। सोशलिज्म का मतलब है कि सरकार सबकी भलाई के लिए जॉब्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जैसी चीज़ों में बहुत बड़ा रोल निभाए। इंडिया में तो 1930 के पूरे डेकेड, 10 साल में सभी तरह के लोग, नेशनलिस्ट्स, देशभक्त, कैपिटलिस्ट्स, व्यापारी, सोशलिस्ट्स, समाजवादी, डेमोक्रेट्स, लोकतंत्र वाले लोग और एकेडमिशियंस, पढ़े लिखे विद्वान, सभी ने कभी न कभी कहा कि इंडिया के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग जरूरी है। इंडिपेंडेंट इंडिया और प्लानिंग कमीशन। इतने सारे लोगों ने प्लानिंग का समर्थन किया, इसलिए यह तय ही था, डेस्टिन्ड था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट आज़ाद होगा 1947 के बाद, तो वो एक प्लान्ड इकोनॉमी बनेगा। लेखक कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्थिक कहानी असल में प्लानिंग की ही कहानी है। इसका मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमी में जो कुछ भी हुआ वो बहुत हद तक इन प्लान्स के कारण ही हुआ। बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक बदलाव 1991-92 में शुरू हुए थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सारे रिफॉर्म्स, बदलाव कैसे होने चाहिए, इसका आइडिया प्लानिंग कमीशन ने पहले ही दे दिया था। प्लानिंग कमीशन इंडिया की वो संस्था थी जो ये प्लान्स बनाती थी। एक ज़रूरी अपडेटेड फैक्ट आज की जानकारी ये है, ये प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, लेकिन बाद में 2015 में इसे बदलकर एक नई संस्था बना दी गई। आज उस संस्था का नाम नीति आयोग है। याद रखना, प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, उसकी जगह नीति आयोग है। सीखने का सफर। रिफॉर्म शुरू होने के बाद प्लानिंग कमीशन जैसे थिंक टैंक, सोच विचार करने वाले विशेषज्ञों का समूह ने नए प्लान्स और फ्यूचर डायरेक्शन, आगे का रास्ता बताना शुरू कर दिया। इंडिया की प्लानिंग का इतिहास पढ़ना बहुत एजुकेशनल ट्रिप, सीखने वाला सफर है। लेखक कहते हैं कि प्लानिंग कमीशन बेशक एक पॉलिटिकल बॉडी, सरकार से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसने सही इकोनॉमिक एडवाइस, आर्थिक सलाह देने में कभी संकोच नहीं किया। अब लेखक चाहते हैं कि हम इंडिया में प्लानिंग प्रोसेस, योजना बनाने की प्रक्रिया कैसे हुई, उसे कदम दर कदम देखें। जरूर, मैं आपको विश्वेश्वराया प्लान की पूरी कहानी एक बच्चे को सिखाने की तरह बहुत ही सरल हिंदी में समझाता हूं।
हम एक भी बात नहीं छोड़ेंगे और सब कुछ धीरे धीरे समझेंगे ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट्स विचार एकदम साफ हो जाएं। यहां आपके लिए एक एक करके सरल व्याख्या है। 1. संक्षिप्त परिचय, शॉर्ट ओवरव्यू। 1930 के दशक में भारत में बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को प्लान योजना बनाने की बात शुरू की। एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में इसकी पहली साफ ब्लूप्रिंट, नीली नक्शा लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को इंडस्ट्रीज, कारखाने बनाने चाहिए, किसानों को फैक्ट्रीज, कारखानों में काम करने के लिए भेजना चाहिए और 10 सालों में देश की कुल इनकम, आय को 2 गुना करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि उस समय के ब्रिटिश शासकों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, पर उनके विचारों ने आगे चलकर भारत की प्लानिंग स्टोरी, योजना की कहानी को बहुत प्रभावित किया। 2. पृष्ठभूमि का विचार, बैकग्राउंड आइडिया। 1930 का दशक, प्लानिंग की शुरुआत। 1930 के आसपास भारत के समझदार लोग और बड़े नेता प्लानिंग यानी योजना बनाने के बारे में बातें करने लगे थे। इसका मतलब था कि पूरे देश के लिए खेती, फार्म्स, कारखानों, फैक्ट्रीज, पैसे, मनी और नौकरियों, जॉब्स के बारे में एक बड़ी और पक्की योजना बनाना। ब्रिटिश शासकों का रवैया। योजना शुरू करने के बारे में कई नए नए आइडियाज, विचार दिए गए, लेकिन उस समय भारत पर राज कर रहे ब्रिटिश रूलर्स, ब्रिटिश शासकों ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और कुछ भी नहीं किया। आगे चलकर महत्व, पर ये छोटे छोटे सुझाव भी बाद में बहुत काम आए। जब भारत इंडिपेंडेंट आजाद हुआ 1947 के बाद, तो देश ने यही प्लानिंग का रास्ता अपनाया और इस प्लानिंग के लिए जो सबसे पहली और मशहूर सलाह दी गई थी वो थी विश्वेश्वरैया प्लान। 3. कौन थे एम विश्वेश्वरैया? Who was Monsieur Visvesvaraya? उनका पूरा नाम था मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया, हम उन्हें विश्वेश्वरैया कहते हैं। वो एक सिविल इंजीनियर थे, यानी ऐसे इंजीनियर जो बड़े बड़े निर्माण करते हैं, जैसे डैम्स, बांध और ब्रिजेस, पुल। वो मैसूर राज्य के दीवान, सबसे बड़े मंत्री भी रह चुके थे, यानी एक नेता जिसने उस इलाके को चलाने में मदद की। वो बहुत फेमस, मशहूर और आदरणीय थे और उन्हें बाद में भारत में बहुत बड़े ऑनर्स, सम्मान मिले। लोग उन्हें सर विश्वेश्वरैया भी कहते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, आप उन्हें अपने घर के एक बहुत ही स्मार्ट, बुद्धिमान दादाजी की तरह सोचिए, जो पुल भी बनाते हैं और ये भी लिखते हैं कि पूरे शहर को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। 4. विश्वेश्वरैया प्लान माइनस उनके प्रस्ताव क्या थे? वॉट ही प्रपोज्ड। उन्होंने जो भी बातें कहीं उन्हें सरल शब्दों में समझते हैं। ए. इंडियन प्लानिंग का पहला ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट नीली नक्शा का मतलब होता है एक साफ खींचा हुआ प्लान, जैसे एक इंजीनियर कोई ड्राइंग बनाता है। विश्वेश्वरैया ने भारत की इकोनॉमी को कैसे बड़ा करना है, इसका पहला साफ प्लान लिखा। ये प्लान उन्होंने 1934 में एक किताब में छापा, जिसका नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बी. डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, यूएसए जैसा। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, मतलब लोग अपने नेताओं को इलेक्शंस, चुनावों के जरिए चुनते हैं। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, मतलब इसमें प्राइवेट बिजनेसेस, निजी व्यापार और बाजार, मार्केट्स बड़ी भूमिका निभाते हैं, कोई भी अपनी कंपनी शुरू कर सकता है। डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म एक साथ, इसका मतलब है कि सरकार चुनाव भी करवाएगी और व्यापार की आज़ादी भी देगी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सरकार बड़े विकास कार्यों में मदद करेगी और उन्हें रास्ता दिखाएगी। उनका विचार, आज़ादी और बाजार को रखो, लेकिन सरकार को बड़ी प्रोजेक्ट्स, परियोजनाओं जैसे फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस, बिजली घर, ट्रांसपोर्ट, परिवहन को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। सरल उदाहरण, एक स्कूल में बाजार लगा है, छात्र लोग अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, कैपिटलिज्म, लेकिन हेडमास्टर, सरकार उन्हें जगह एक बड़ा स्टॉल बनाने के लिए पैसे देकर और एक प्लान बनाकर मदद करते हैं ताकि बाजार बड़ा हो और सबका फायदा हो। यह डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म जैसा है। सी. इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर। वो चाहते थे कि भारत में इंडस्ट्रीज, कारखाने बने, माइनस जैसे फैक्ट्रीज, स्टील प्लांट्स, स्टील बनाने के कारखाने, पावर स्टेशंस, बिजली घर, ताकि देश क्रॉप्स, फसलें उगाने के बजाय अपने देश में ही चीजें बनाना शुरू करे। इंडस्ट्रीज बनाने से नई जॉब्स, नौकरियां बनती हैं और देश ज्यादा अमीर बनता है। उदाहरण, अगर एक गांव में लोग सिर्फ टोकरी बनाते हैं, स्मॉल जॉब्स, तो जूते बनाने की एक फैक्ट्री खुलने से बहुत अलग अलग तरह की नौकरियां मिलेंगी, ज्यादा पैसा आएगा और लोगों में ज्यादा स्किल्स, हुनर आएंगे। डी. खेती से कारखानों की तरफ श्रमिकों का बदलाव, शिफ्ट ऑफ लेबर। अग्रारियन सेटअप, खेती का ढांचा, मतलब बहुत सारे लोग खेती में काम कर रहे हैं। शिफ्ट ऑफ लेबर, श्रमिकों का बदलाव, मतलब किसानों और लेबरर्स, मजदूरों को खेती से निकालकर फैक्ट्रीज और शहर की दूसरी जॉब्स में लगाना। क्यों? फैक्ट्रीज ज्यादा पैसे दे सकती हैं और मशीनों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे पूरे देश का आउटपुट, उत्पादन बहुत बढ़ जाता है। बच्चे जैसा उदाहरण, अगर 100 बच्चे हाथ से पानी खींच रहे हैं, धीमा काम, तो उनमें से कुछ बच्चों को वाटर पंप, पानी की मशीन चलाने में लगा देने से ज्यादा काम तेजी से होगा।
फिर बाकी बच्चे दूसरे ज़रूरी काम कर पाएंगे, माइनस सब लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव उत्पादक हो जाएंगे। 10 सालों में नेशनल इनकम को 2 गुना करने का लक्ष्य। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, मतलब एक साल में पूरे देश की कुल कमाई, सभी लोगों की वेजेस, तनख्वाह, प्रॉफिट्स, मुनाफा और खेती की बिक्री का जोड़। डबल इन 1 डेकेड, एक दशक यानी 10 सालों में 2 गुना करना, मतलब उस कुल कमाई को 10 सालों में 2 गुना बढ़ा देना। हर साल कितनी ग्रोथ बढ़ोतरी चाहिए? अगर किसी चीज को 10 सालों में 2 गुना करना है तो इकोनॉमी को हर साल लगभग 7.18% बढ़ना होगा। इसका मतलब है कि हर साल कुल कमाई थोड़ी बड़ी होती जाएगी और 10 साल बाद वो 2 गुनी हो जाएगी। संख्याओं से उदाहरण बहुत सरल। शुरुआत, देश पहले साल में 100 सिक्के कमाता है। अगर ये हर साल लगभग 7% बढ़ता है तो 10 साल बाद देश लगभग 200 सिक्के कमाएगा, 2 गुना। 5. ब्रिटिश शासकों ने प्लान का पालन क्यों नहीं किया? वाई द ब्रिटिश डिडंट फॉलो? उस समय भारत पर ब्रिटिश सरकार का राज था। उनके लिए दूसरी चीजें ज्यादा जरूरी थीं, जैसे राजनीतिक कंट्रोल, नियंत्रण, उनका अपना इकोनॉमी। वे भारत की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, लंबे समय की आर्थिक बनावट को बदलने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। बहुत से ब्रिटिश ऑफिशियल्स, अधिकारी नहीं चाहते थे कि बड़े बदलाव हों, क्योंकि इससे उनका कंट्रोल कम हो सकता था या इससे ब्रिटिश ट्रेड, ब्रिटिश व्यापार से ज्यादा फायदा भारतीय इंडस्ट्री को हो सकता था। इसलिए उन्होंने विश्वेश्वराया के विचारों पर कोई काम नहीं किया। उन्होंने उन्हें इग्नोर, अनसुना कर दिया या पोस्टपोन, टाल दिया। उदाहरण, यह ऐसा है जैसे आप स्कूल के प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य से कहें कि एक नई लाइब्रेरी, पुस्तकालय बनाएं, लेकिन प्रिंसिपल मना कर दे क्योंकि वो कहीं और पैसा खर्च करना चाहता है। 6. लेकिन विचारों का महत्व बना रहा। हाउ दे हेल्प लेटर? भले ही ब्रिटिश शासकों ने प्लान को उस समय अनदेखा कर दिया, लेकिन पढ़े लिखे भारतीयों ने इसे पढ़ा और उन्हें यह बहुत पसंद आया। इससे प्लानिंग को और ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। जब भारत इंडिपेंडेंट आजाद हुआ 1947, तो हमारे नेताओं ने कई शुरुआती विचारकों, जिनमें विश्वेश्वराया भी शामिल थे, के आइडियाज का इस्तेमाल करके अपने नए देश की इकोनॉमी को डिजाइन किया। तो 1930 के दशक के ये छोटे छोटे प्रस्ताव उन सीड्स, बीजों की तरह काम करते रहे जो पहले बोए गए थे और आजादी के बाद बड़े होकर पेड़ बने। उदाहरण, अगर कोई दोस्त स्कूल प्रोजेक्ट के लिए पैसे बचाने का सुझाव देता है और अभी कोई नहीं सुनता, तो बाद में जब बच्चे क्लास चलाते हैं तो उन्हें वो आइडिया याद आता है और वे उसका इस्तेमाल करते हैं। 7. महत्वपूर्ण समय रेखा, शॉर्ट टाइमलाइन। 1930 भारतीय प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। 1934 विश्वेश्वराया ने द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया छापी। ये पहली साफ ब्लूप्रिंट थी। 1947 भारत को इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिली। 1950 भारत ने प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें विश्वेश्वराया जैसे आइडियाज का इस्तेमाल हुआ। 1991 भारत में बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार हुए, लेकिन पहले के कई विचारों ने बाद में इन सुधारों को आकार दिया। 2015 प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने ले ली, एक आधुनिक बदलाव। अब प्लानिंग ज्यादा एडवाइजरी और फ्लेक्सिबल हो गई। 8. महत्वपूर्ण शब्द, कीवर्ड्स। यहां कुछ सरल परिभाषाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्लानिंग, योजना बनाना, देश की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा क्रमबद्ध प्लान बनाना। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट, यह बताने वाला एक साफ प्लान या मैप कि क्या करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, फैक्ट्रीज और मशीन्स का निर्माण करना, चीजें बनाना। अग्रारियन, कृषि, खेती से संबंधित। शिफ्ट ऑफ लेबर, श्रमिकों का बदलाव, कामगारों को एक तरह की जॉब से दूसरी तरह की जॉब में ले जाना। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, एक साल में देश के हर व्यक्ति की कुल कमाई। डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, लोकतांत्रिक पूंजीवाद। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जोड़ मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार भी जरूरत पड़ने पर सहायता करे। 9. परीक्षा के लिए जरूरी बातें, वाई दिस मैटर्स फॉर एग्जाम्स। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये बातें याद रखें। 1. विश्वेश्वराया ने पहली ब्लूप्रिंट लिखी 1934। ये सबसे जरूरी फैक्ट, तथ्य है। 2. मुख्य जोर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, खेती से इंडस्ट्री में बदलाव पर, और 10 सालों में इनकम को डबल करने पर था। 3. ब्रिटिश शासकों ने इसे अनदेखा कर दिया, पर इसने भविष्य के भारतीय प्लानर्स, योजनाकारों को इंस्पायर, प्रेरित किया। 4. आप विश्वेश्वराया भारतीय प्लानिंग ट्रेडिशन, योजना परंपरा, प्लानिंग कमीशन 1950, 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं।
बहुत अच्छा। आपने मुझे एक नया पैसेज दिया है और मैं इसे आपके लिए सबसे सरल हिंदी में एक छोटे बच्चे को पढ़ाने की तरह स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। हम हर मुश्किल वर्ड या फ्रेज को आसान करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। यहां आपके ओरिजिनल टेक्स्ट का सरल हिंदी में लाइन बाय लाइन स्पष्टीकरण है। 1. FICCI का प्रस्ताव, FICCI प्रपोजल। Original text, पहला वाक्य. The FICCI proposal in 1934, a serious need of national planning, was recommended by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI, the leading organization of Indian capitalists. FICCI कौन है? FICCI पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट एरो। ये भारत के बड़े बड़े बिजनेस करने वाले लोगों, व्यापारियों और उद्योगपतियों का एक बहुत बड़ा क्लब समूह था। सोचिए, यह भारत के सभी बिजनेस लोगों की सबसे बड़ी वॉइस आवाज थी। 1934 में राइट एरो ये सुझाव इस साल दिया गया था, जो भारत की आज़ादी से बहुत पहले की बात है। अ सीरियस नीड ऑफ नेशनल प्लानिंग, राइट एरो। उन्होंने कहा कि नेशनल प्लानिंग पूरे देश के लिए योजना की सीरियस नीड, बहुत ज़रूरी ज़रूरत है। नेशनल, राइट एरो, पूरे देश के लिए। प्लानिंग, राइट एरो, एक मैप, नक्शा बनाना कि देश के मनी, फैक्ट्रीज, फार्म्स और रोड्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि देश आगे बढ़े। वॉज रेकमेंडेड बाय राइट एरो, मतलब यह सुझाव FICCI ने दिया था। द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट्स, राइट एरो। ये समूह इंडियन कैपिटलिस्ट्स, भारतीय पूंजीपतियों का सबसे लीडिंग, प्रमुख या सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। कैपिटलिस्ट्स, राइट एरो, ऐसे लोग जिनके पास बिजनेस, फैक्ट्रीज और मनी है और वे इसे और ज्यादा प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के लिए लगाते हैं। सरल हिंदी में 1934 में FICCI नाम के एक बड़े बिजनेस समूह ने कहा कि पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए एक सीरियस नीड, बहुत ज़रूरी ज़रूरत है कि हम एक नेशनल प्लानिंग, राष्ट्रीय योजना बनाएं। यह FICCI भारत के सबसे बड़े कैपिटलिस्ट्स, व्यापारी मालिकों का मुख्य समूह था। 2. पुराने रास्ते का विरोध, अगेंस्ट लेसे फेयर। Original text, अगला वाक्य. Its president NR Sarkar proclaimed that the days of undiluted laissez-faire were gone forever, and for a backward country like India, a comprehensive plan for economic development covering the whole gamut of economic activities was a necessity. अध्यक्ष का बयान। इट्स प्रेसिडेंट NR सरकार, राइट एरो। FICCI के उस समय के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष का नाम NR सरकार था। प्रोक्लेम्ड, राइट एरो, उन्होंने लाउडली, जोर से और ऑफिशियली सबके सामने ये बात कही। द डेज ऑफ अनडाइल्यूटेड लेसे फेयर वर गॉन फॉर एवर, राइट एरो। उन्होंने कहा कि अनडाइल्यूटेड लेसे फेयर के दिन अब हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। लेसे फेयर, राइट एरो, ये फ्रांसीसी भाषा का वर्ड है जिसका मतलब है होने दो या लेट इट बी। यह एक ऐसा विचार था जहां गवर्नमेंट, सरकार बिजनेस में बिल्कुल भी दखल नहीं देती थी। अनडिल्यूटेड, राइट एरो, मतलब प्योर, शुद्ध, जिसमें कोई मिक्स, मिलावट ना हो। अनडिल्यूटेड लेसे फेयर, राइट एरो, मतलब प्योर, हैंड्स ऑफ, सरकार का बिल्कुल भी दखल न देना वाला तरीका। सो ही सेड, अब वो समय गया जब सरकार बिजनेस को बिना किसी प्लानिंग के जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देती थी। एंड फॉर अ बैकवर्ड कंट्री लाइक इंडिया, राइट एरो, उन्होंने कहा कि भारत जैसे बैकवर्ड कंट्री के लिए, बैकवर्ड, राइट एरो, यहां इसका मतलब है कम डेवलप्ड, विकसित, यानी जहां ज्यादा फैक्ट्रीज ना हो, ज्यादातर लोग गरीब हों और बहुत सुधार की जरूरत हो। अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट एरो, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, बहुत बड़ी और पूरी योजना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव, राइट एरो, सब कुछ कवर करने वाला, बिग, बड़ा और कंप्लीट, पूरा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट एरो, इकोनॉमी को बेहतर बनाने का प्रोग्राम, कार्यक्रम, ज्यादा जॉब्स, बेटर फार्म्स, रोड्स, फैक्ट्रीज आदि। कवरिंग द होल गैमेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट एरो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पैसे कमाने और खर्च करने के काम के होल गैमेट, हर तरह के काम या पूरी रेंज को कवर करे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट एरो, खेती, चीजें बनाना, व्यापार करना, सर्विसेज देना, सब कुछ। वॉज अ नेसेसिटी, राइट एरो, ये बहुत जरूरी है, इसे करना ही पड़ेगा। सरल हिंदी में FICCI के प्रेसिडेंट NR सरकार ने साफ साफ कहा कि सरकार को बिजनेस में बिल्कुल भी दखल न देने का पुराना तरीका अब खत्म हो गया है। भारत जैसा देश जो अभी कम डेवलप्ड है, उसे आगे बढ़ाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, पूरी योजना चाहिए। ये योजना फार्म से लेकर फैक्ट्रीज तक सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शामिल करेगी और ये नेसेसिटी, जरूरत है। 3. Planning Commission की मांग, demand for Planning Commission. Original text, अगला वाक्य. Voicing the view of the leadership of the capitalist class, he further called for a high-powered National Planning Commission to coordinate the whole process of planning so that the country could make a structural break with the past and achieve its full growth potential. बड़ा बदलाव चाहिए। वॉइसिंग द व्यू ऑफ द लीडरशिप ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, राइट एरो, वो कैपिटलिस्ट क्लास, व्यापारी वर्ग के लीडरशिप, प्रमुख लोगों की वॉइस, आवाज बनकर बोल रहे थे। ही फर्दर कॉल्ड फॉर, राइट एरो, उन्होंने एक और बात की, डिमांड, मांग की। अ हाई पावर्ड नेशनल प्लानिंग कमीशन, राइट एरो, उन्होंने एक हाई पावर्ड, बहुत ताकतवर और ऊंचे दर्जे की नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाने को कहा।
कमीशन राइट एरो एक सेंट्रल टीम, मुख्य टीम जो देश के लिए प्लान बनाएगी और उसे चलाएगी। हाई पावर्ड राइट एरो ताकि इसके पास फैसले लेने की पावर, शक्ति हो। टू कोऑर्डिनेट द होल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग राइट एरो, इस कमीशन का काम था कि वो प्लानिंग के पूरे प्रोसेस तरीके को कोऑर्डिनेट, तालमेल करे। कोऑर्डिनेट राइट एरो सारे कामों को एक साथ सुचारू रूप से चलाना, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर, संगीत निर्देशक। सो दैट द कंट्री कुड मेक अ स्ट्रक्चरल ब्रेक विद द पास्ट राइट एरो, इसका गोल, लक्ष्य ये था कि देश स्ट्रक्चरल ब्रेक, बनावटी बदलाव कर सके। स्ट्रक्चरल ब्रेक राइट एरो इकोनॉमी के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा, गहरा और पक्का बदलाव, सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस नहीं, जैसे ज्यादा खेती से ज्यादा फैक्ट्रीज की ओर जाना। एंड अचीव इट्स फुल ग्रोथ पोटेंशियल राइट एरो, और अपनी फुल ग्रोथ पोटेंशियल, पूरी विकास क्षमता को अचीव, हासिल कर सके। फुल ग्रोथ पोटेंशियल राइट एरो, अगर देश अपनी जमीन, लोग, मनी और आइडियाज का सही इस्तेमाल करे तो वो जितना ग्रो बढ़ सकता है वो उतना ग्रो करे। सरल हिंदी में एनआर सरकार ने अपने व्यापारी साथियों की बात सामने रखते हुए कहा कि हमें एक बहुत ताकतवर नेशनल प्लानिंग कमीशन चाहिए। ये कमीशन सारे प्लानिंग कामों में कोऑर्डिनेट, तालमेल करेगी ताकि देश पुराने तरीकों को छोड़कर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ब्रेक, बनावटी बदलाव कर सके और जितना हो सके उतना ग्रो कर सके। 4. विचारों का समर्थन, द सपोर्टिंग आइडियाज। Original text, अगला वाक्य. By the late 19th century, the economic thinking of the nationalists, such as M.G. Ranade and Dadabhai Naoroji, was in favor of a dominant role of state in the economy and doubted the prudence of the market mechanism. पुरानी सोच का समर्थन। By the late 19th century, राइट एरो 19th century, 1800 के लेट आखिरी हिस्से तक, यानी 1880, 1900 के आसपास। द इकोनॉमिक थिंकिंग ऑफ द नेशनलिस्ट्स, राइट एरो नेशनलिस्ट्स, राष्ट्रवादी जो देश की आज़ादी और विकास चाहते थे, कि इकोनॉमिक थिंकिंग, आर्थिक सोच क्या थी। एग्जाम्पल्स जैसे M.G. रनाडे और दादाभाई नावरोजी। was in favor of a dominant role of state in the economy, राइट एरो वे dominant role of state, सरकार की सबसे बड़ी और मजबूत भूमिका के फेवर पक्ष में थे। यानी उनका मानना था कि इकोनॉमी को चलाने और सही राह दिखाने में गवर्नमेंट, सरकार को ही में मुख्य काम करना चाहिए। एंड डाउटेड द प्रूडेंस ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म, राइट एरो, और वे मार्केट मैकेनिज्म की प्रूडेंस, समझदारी या बुद्धिमानी पर डाउट, शक करते थे। मार्केट मैकेनिज्म, राइट एरो, वो तरीका जिससे मार्केट, बाजार खुद ही सप्लाई, आपूर्ति और डिमांड, मांग के आधार पर चीजों की प्राइस, कीमत और कितना उत्पादन करना है ये तय करता है। यानी उन्हें भरोसा नहीं था कि सिर्फ बाजार को खुला छोड़ देने से देश का भला होगा। सरल हिंदी में ये प्लानिंग का विचार कोई नया नहीं था। 1800 के दशक के आखिरी सालों में ही M.G. रनाडे और दादाभाई नावरोजी जैसे नेशनलिस्ट्स, राष्ट्रवादियों ने कहा था कि इकोनॉमी में सरकार को ही मेन रोल, मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। वे सिर्फ मार्केट, बाजार के भरोसे रहने को सही नहीं मानते थे। 5. दुनिया का प्रभाव, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। Original text, अगला वाक्य. This thinking was further reinforced by the Keynesian ideas in the wake of the Great Depression, the New Deal in the USA, and the Soviet experiment in national planning. विचारों को और ताकत मिली। This thinking was further reinforced, right arrow, ये सोच कि सरकार को दखल देना चाहिए, और ज्यादा reinforced, मजबूत हो गई। By the Keynesian ideas, right arrow, जॉन मेनर्ड कीन्स, एक मशहूर इकोनॉमिस्ट के आइडियाज, विचारों के कारण। कीन्स ने कहा था कि जब बिजनेस लोग पैसा खर्च करना बंद कर दें तो गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना चाहिए ताकि जॉब्स बने और इकोनॉमी आगे बढ़े। इन द वेक ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, राइट एरो, ग्रेट डिप्रेशन, एक बहुत बड़ा, लंबा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के वेग बाद। ग्रेट डिप्रेशन, राइट एरो, 1929 के आसपास आई एक भयानक मंदी, जिसने दिखाया कि अगर मार्केट्स को सरकार मदद न करे तो क्या हो सकता है। द न्यू डील इन द यूएसए, राइट एरो, यूएसए, अमेरिका में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का न्यू डील। न्यू डील, राइट एरो, ये यूएसए गवर्नमेंट का प्रोग्राम था जिसमें गवर्नमेंट ने जॉब्स बनाने और इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। यह गवर्नमेंट के एक्टिव होने का एक एग्जाम्पल, उदाहरण था। एंड द सोवियत एक्सपेरिमेंट इन नेशनल प्लानिंग, राइट एरो, और सोवियत यूनियन, यूएसएसआर का एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। सोवियत, राइट एरो, उन्होंने बाजार को भूलकर गवर्नमेंट को पूरी इकोनॉमी की प्लानिंग करने को कहा था। यह प्लानिंग का एक बड़ा एग्जाम्पल था। सरल हिंदी में सरकार की भूमिका वाली ये सोच 3 बड़े कारणों से और भी स्ट्रांग, मजबूत हो गई। 1. कीन्स के नए आइडियाज ने कहा कि सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए। 2. ग्रेट डिप्रेशन, विश्व मंदी ने साबित कर दिया कि बाजार अकेले खतरे में है। 3. यूएसए में न्यू डील और सोवियत यूनियन में प्लानिंग ने दिखाया कि सरकार प्लान बनाकर समस्याओं को हल कर सकती है। 6. व्यापारियों पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑन कैपिटलिस्ट्स। Original text, अंतिम वाक्य. Thus, the Indian capitalist class were also influenced by these events which were voiced in the FICCI articulation for the planning. 10 राइट एरो, सो इसलिए या इन सब वजहों से द इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज इवेंट्स, राइट एरो, भारत के कैपिटलिस्ट क्लास, व्यापारी वर्ग पर भी इन सभी ग्लोबल इवेंट्स, दुनिया की घटनाओं का इन्फ्लुएंस, असर पड़ा।
which were voiced in the FICCI articulation for the planning right arrow, और यही इन्फ्लुएंस असर FICCI के आर्टिकुलेशन बयान में सुना गया जब उन्होंने प्लानिंग की बात की। सरल हिंदी में, थस इसलिए भारत के कैपिटलिस्ट्स व्यापारियों पर भी इन सभी ग्लोबल इवेंट्स दुनिया की घटनाओं का असर हुआ। यही कारण था कि FICCI ने जब प्लानिंग की बात कही तो उनकी आवाज में ये प्रभाव साफ सुना गया। अंतिम सारांश और याद रखने की तरकीब, मेमोरी एंकर्स। सारांश, सुपर सिंपल समरी। 1934 में भारत के सबसे बड़े बिजनेस समूह FICCI ने कहा कि अब हमें प्योर आज़ाद मार्केट बाजार को भूलना होगा और पूरे देश के लिए एक मजबूत नेशनल प्लान बनाना होगा। उन्होंने एक हाई पावर्ड नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाने की मांग की ताकि देश अपनी पुरानी कमजोरियों को छोड़कर तेजी से आगे बढ़ सके। FICCI ने ये बात इसलिए कही क्योंकि पहले के नेशनलिस्ट लीडर्स भी यही कहते थे कि सरकार को मेन रोल निभानी चाहिए, और दुनिया में भी बड़े इवेंट्स जैसे ग्रेट डिप्रेशन, न्यू डील और सोवियत प्लानिंग ने साबित कर दिया था कि गवर्नमेंट प्लानिंग जरूरी है। याद रखने की तरकीब, मेमोरी एंकर्स। याद रखने वाला कोड, मतलब FICCI 1934 प्लान। FICCI ने 1934 में पहली बार प्लानिंग का सुझाव दिया। नो लैसे फेयर, सरकार को बिजनेस में हैंड्स ऑफ दखल न देना वाला तरीका अब खत्म। हाई पावर कमीशन, एक स्ट्रांग टीम चाहिए जो प्लान बनाए और कोऑर्डिनेट तालमेल करे। KGNS पुश प्लानिंग को क्यों सपोर्ट मिला? राइट एरो, कीन्स, ग्रेट डिप्रेशन, न्यू डील, सोवियत प्लानिंग। गोल, ब्रेक और ग्रो। लक्ष्य क्या था? राइट एरो, पुराने स्ट्रक्चरल तरीके को ब्रेक तोड़ना और फुल पोटेंशियल तक ग्रो बढ़ना। मुझे उम्मीद है कि यह आपको एकदम साफ हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पैसेज के साथ भी ऐसा ही करूं तो बस कहें, मोर प्लीज। यह बिल्कुल शानदार है। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। मैं इसे बच्चों को समझा रहा हूं, इसलिए मैं इसे हिंदी में और भी सरल शब्दों में पर आपकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विस्तार से समझाऊंगा। कांग्रेस का प्लान, द कांग्रेस प्लान। सेंटेंस 1 और 2, प्लान किसने बनाया और क्यों? शुरुआत, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप, राजनीतिक समूह था जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस INC था, जो भारत को इंडिपेंडेंट आजाद कराना चाहता था। INC के कुछ लोग, खासकर महात्मा गांधी को मानने वाले लोग, जिन्हें गांधीयंस कहते थे, और कुछ बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी और प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेटिव्स जिनके पास बहुत जमीन जायदाद थी, वो एक बात पर सहमत नहीं थे। वो बात क्या थी? वो नहीं चाहते थे कि सेंट्रलाइज्ड स्टेट प्लानिंग हो। इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते थे कि नेशनल गवर्नमेंट, देश की सरकार ही सारे बड़े बड़े आर्थिक फैसले ले, जैसे क्या फैक्ट्री बनेगी, कहां बनेगी, कितना पैसा किस पर खर्च होगा। वे चाहते थे कि लोग खुद अपने छोटे छोटे फैसले लें। Though the Gandhians and some of the business and property representatives were opposed to commit the party to centralized state planning. फिर क्या हुआ? लेकिन INC के उस समय के प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। उन्हें लगा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े प्लान की जरूरत है। It was on the initiative of the INC president सुभाष बोस। उनकी पहल पर अक्टूबर 1938 में एक बहुत खास समिति बनाई गई। इसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC। That the National Planning Committee NPC was set up in October 1938. इस NPC के चेयरमैन मुखिया बनाए गए JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ JL नेहरू। NPC का काम क्या था? इसका काम था देश के लिए कॉन्क्रीट प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट, पक्के काम के विकास कार्यक्रम बनाना, यानी ऐसे प्लान बनाना जिससे देश के ऑल मेजर एरियाज ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के सभी बड़े हिस्से जैसे खेती, फैक्ट्री, सड़क, स्कूल, सब कुछ आगे बढ़ें। To work out concrete programs for development encompassing all major areas of the economy. NPC में कौन कौन थे? Sentence 2.
यह एनपीसी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बनी थी। इस मीटिंग में कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, के मिनिस्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग मंत्री आए थे। बेसिकली द एनपीसी वाज सेट अप इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ द कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स। सिर्फ नेता ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ भी बुलाए गए थे। इंजीनियर्स, इंजीनियर और बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी जैसे एम विश्वेश्वरैया, जेआरडी टाटा, जीडी बिरला और लाला श्रीराम, एकेडमिशियंस, कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर, विद्वान, टेक्नोक्रेट्स, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट्स, राज्यों के सरकारी अफसर, ट्रेड यूनियनिस्ट्स, मजदूरों के नेता और अलग अलग सोच वाले लोग जैसे सोशलिस्ट्स, समाजवादी और कम्युनिस्ट्स, साम्यवादी। Many others including academicians, technocrats, provincial civil servants, trade unionists, socialists and communists etc. were also invited. यानी एनपीसी में हर तरह के दिमाग वाले लोग थे ताकि प्लान सबके लिए अच्छा बने। बड़ी बात, बिग आइडिया। गांधी जी की इच्छा के खिलाफ आईएनसी प्रेसिडेंट सुभाष सी बोस ने 1938 में जेएल नेहरू की लीडरशिप नेतृत्व में नेशनल प्लानिंग कमेटी एनपीसी बनवाई। इस कमेटी में नेता, व्यापारी, मजदूर और एक्सपर्ट सब थे ताकि एक ऐसा प्लान बन सके जो देश के हर हिस्से को बेहतर बनाए। एनपीसी का काम और रुकावट, एनपीसीएस वर्क एंड इंटरप्शन। सेंटेंस 3, 4 और 5, कितने लोगों ने काम किया और काम क्यों रुका? काम की बात, सेंटेंस 3। यह एनपीसी की मेन कमेटी, मुख्य समिति में 15 मेंबर, 15 सदस्य थे, लेकिन इनके नीचे 29 सब कमिटीज, 29 छोटी छोटी उपसमितियां थीं। The 15-member NPC with 29 subcommittees. इन सभी छोटी बड़ी टीमों में कुल मिलाकर 350 मेंबर्स, 350 लोग काम कर रहे थे, and a total of 350 members. इतने सारे लोगों ने मिलकर 29 वॉल्यूम्स ऑफ रिकमेंडेशंस, सिफारिशों की 29 किताबें या बड़े रिपोर्ट्स तैयार की। ये रिपोर्ट्स थीं कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। Produced 29 वॉल्यूम्स ऑफ रिकमेंडेशंस। रुकावट, सेंटेंस 4। सब काम ठीक चल रहा था, तभी दो बड़ी चीजें हुई जिससे काम रुक गया। 1 Second World War broke out, World War II, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। The work of the committee was interrupted when the Second World War broke out. 2. Quit India Movement. 1942 में भारत में आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन शुरू हुआ जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। इस कारण चेयरमैन, अध्यक्ष नेहरू सहित मैनी ऑफ इट्स मेंबर्स, कई सदस्य को ब्रिटिश सरकार ने अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। In the wake of the Quit India movement, many of its members, including the chairman, were arrested. इसलिए 1940 and 1945 के बीच कमेटी बस नाम की रह गई। उसका कोई रियल वर्क, असली काम नहीं हो पाया। And between 1940 and 1945, the committee had only a nominal existence. रिपोर्ट कब आई? सेंटेंस 5। हालांकि एनपीसी का पूरा फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट, बहुत देर बाद यानी 1949 में जाकर पब्लिश्ड, प्रकाशित हो पाया, दो द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एनपीसी कुड ओनली बी पब्लिश्ड इन 1949। लेकिन काम पूरी तरह नहीं रुका। 1946 तक, जब इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार, आज़ादी से पहले की टेम्पररी सरकार बनी, तब भी प्लानिंग, योजना बनाने से जुड़े कई काम और डेवलपमेंट्स, विकास, प्रगति होते रहे। Many developments related to planning took place during the interim government up to 1946. बड़ी बात, बिग आइडिया। एनपीसी में 350 लोगों ने मिलकर 29 रिपोर्ट्स लिखीं। लेकिन वर्ल्ड वॉर II और क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण 1940 से 1945 तक काम लगभग रुक गया, क्योंकि कई सदस्य जेल चले गए थे। फिर भी 1946 के बाद भी प्लानिंग का काम चलता रहा। एनपीसी की असली अहमियत, द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ एनपीसी। सेंटेंस 6। रिपोर्ट से ज्यादा जरूरी क्या था? असलियत, सेंटेंस 6। एनपीसी और उसकी टीमों ने कई वैल्यूएबल रिपोर्ट्स, बहुत ही कीमती रिपोर्टें पब्लिश्ड, प्रकाशित की। इन रिपोर्ट्स में उन्होंने अपना अच्छा कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच और मटेरियल कलेक्टेड, इकट्ठा किया गया डेटा, सब एक साथ रखा। A series of valuable reports were published which brought together the constructive thinking done by the committee and the subcommittees and the material collected in the course of their work. लेकिन the importance of the NPC की अहमियत सिर्फ इन रिपोर्ट्स में नहीं थी। असली अहमियत क्या थी? असली अहमियत ये थी कि इस कमेटी ने थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में एक वाइड इंटरेस्ट, बड़ी रुचि, जागरूकता पैदा कर दी। किस बात के लिए रुचि? कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग, तालमेल वाला योजना बनाना के लिए। यानी सब लोगों को यह बात समझ आने लगी कि अगर देश को जल्दी से आगे बढ़ना है और लोगों की स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जीवन स्तर को तेजी से बढ़ाना है, तो कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग ही दी ओनली मीन्स, इकलौता रास्ता है।
The importance of the NPC lies not so much in these reports as in the wide interest it created throughout the country for coordinated planning as the only means of bringing about a rapid increase in the standards of living. और एक और बात, एनपीसी ने इस बात पर बहुत जोर दिया, एम्फेसिस, कि देश के सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में फंडामेंटल चेंजेस, बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है. यानी जमीन के नियम, नौकरी के नियम, इंडस्ट्री के नियम सब बदलने पड़ेंगे. And its emphasis on the need for bringing fundamental changes in the social and economic structure. बड़ी बात, बिग आइडिया. एनपीसी की सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने पूरे देश को ये सिखाया कि लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए एक साथ कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करने होंगे. आजाद भारत के लिए तैयारी, प्रिपरेशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. सेंटेंस 7 और आइटम I, इज टू आगे और क्या हुआ. आगे की तैयारी, सेंटेंस 7. एनपीसी के बाद भी आजाद भारत में कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग तालमेल वाली योजना की नींव रखने के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जरूरी काम हुए. Some of the important developments after the NPC was set up, which prepared a foundation for the coordinated planning in independent India, are given below. पहला काम, आइटम I, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी. जून 1941 की शुरुआत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार ने एक कमेटी बनाई. इसका नाम था पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण समिति. यह कमेटी लोगों की पॉपुलर डिमांड, लोकप्रिय मांग पर बनी थी. इसका काम था युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए वेरियस प्लान्स, कई योजनाएं बनाना. टू कंसिडर वेरियस प्लान्स फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी. दूसरा काम, आइटम 2, कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट्स. 1941 में एक और कमेटी बनी. ये थी कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिस्ट्स, अर्थशास्त्रियों की सलाहकार समिति. इसके चेयरमैन थे रामास्वामी मुदालियर. इस कमेटी को एक थिंक टैंक, विचारों का भंडार की तरह बनाया गया था. इसका काम था ऊपर बनी 4 पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमिटीज को सलाह देना कि देश के लिए नेशनल प्लान, राष्ट्रीय योजना को कैसे एग्जीक्यूट लागू किया जाए. लेकिन इस कमेटी ने बहुत सारे प्लान्स तो दिए, पर उनकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, जमीनी हकीकत में उपयोगिता बहुत नेग्लिजिबल, नगण्य न के बराबर थी. क्यों? क्योंकि इसमें एकेडमिशियंस, शिक्षाविदों की सोच बहुत ज्यादा थी. यानी विचार बहुत थियोरेटिकल, किताबी थे जिन्हें जमीन पर उतारना मुश्किल था. दे हैड नेग्लिजिबल प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस एंड हैड ऑल द एकेडमिक बायसेस ऑफ द कमिटी. बड़ी बात, बिग आइडिया. एनपीसी के बाद 1941 में 2 और कमिटीज बनी. एक युद्ध के बाद देश को फिर से बनाने के लिए पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी और दूसरी इकोनॉमिस्ट्स की, मुदलियार के नेतृत्व में, सलाह देने के लिए. हालांकि इकोनॉमिस्ट्स की सलाहें ज्यादातर कागजों पर ही रह गईं. याद रखने की बातें, मेमोरी एंकर्स और टाइमलाइन. इसे क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए सबसे जरूरी बातें जो आपको याद रखनी हैं वे यहां हैं. कब, व्हेन, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, किसने किया, की पीपल, अक्टूबर 1938. नेशनल प्लानिंग कमेटी एनपीसी की शुरुआत. सुभाष सी बोस पहल की, जेएल नेहरू चेयरमैन बने. 1940-45. एनपीसी का काम लगभग रुक गया. वर्ल्ड वॉर 2, दूसरा विश्व युद्ध और क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण मेंबर्स अरेस्टेड हो गए. जून 1941 पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी बनी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों की मांग पर बनाई. 1941 कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिस्ट्स बनी. रामास्वामी मुदालियर चेयरमैन बने. 1949 एनपीसी की फाइनल रिपोर्ट पब्लिश्ड हुई. बहुत सालों के बाद रिपोर्ट सामने आई. आपने पूछा कि आगे क्या करें, चीट शीट, फ्लैश कार्ड्स या किसी व्यक्ति कमेटी की डीप एक्सप्लेनेशन. मेरे हिसाब से फ्लैश कार्ड्स, सवाल जवाब बनाना सबसे अच्छा है ताकि आप क्विज खुद को जांच कर सकें और ये सारे डेट्स और फैक्ट्स आपको हमेशा याद रहें. क्या आप फ्लैश कार्ड्स चाहते हैं?
यह प्रस्तुति उत्कृष्ट है। आपने हर बात को बहुत ही सरल बना दिया है। मैं इसे अब हिंदी में और भी सरल और विस्तार से समझाता हूं, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को सिखा रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। I Planning and Development Department, 1944. सेंटेंस आई योजना बनाने वाली टीम 1944। शुरुआत। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। सरकार को पता था कि युद्ध के बाद देश को खड़ा करना है, इसलिए उन्हें प्लान बनाना था। देरी क्यों हुई? बहुत सारे कामों की वजह से डिलेज देरी हो रही थी, लेकिन आखिरकार 1944 में गवर्नमेंट, उस समय की ब्रिटिश भारत सरकार ने एक नई टीम बनाई। After all possible delays, it was in 1944 that the government created a Planning and Development Department. ये टीम क्या थी? ये एक डिपार्टमेंट था, यानी सरकार के अंदर एक खास दफ्तर। इसका नाम था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। प्लानिंग यानी आगे की सोचना कि क्या बनाना है, कहाँ बनाना है, लोगों को नौकरी कैसे देनी है। डेवलपमेंट यानी देश को बेहतर बनाना, कारखाने, स्कूल, अस्पताल सब बनाना। टीम का मुखिया। इस डिपार्टमेंट को एक खास आदमी के नीचे रखा गया था, जो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद का सेपरेट मेंबर, अलग सदस्य था। वाइसरॉय ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में सबसे बड़ा बॉस होता था, अंडर अ सेपरेट मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। टीम का काम। इस टीम का काम था पूरे देश में प्लानिंग का काम को ऑर्गेनाइजिंग ठीक से जमाना करना और कोऑर्डिनेटिंग तालमेल बिठाना करना, ताकि सब लोग एक ही बड़े प्लान पर काम करें। For organizing planning work in the country and coordinating it. मिस्टर दलाल का काम। इस टीम में एक बहुत खास आदमी को नियुक्त किया गया, जिसका नाम था अर्देशिर दलाल। अर्देशिर दलाल was appointed as one of its acting members. इन्हें क्यों चुना गया? क्योंकि यह आदमी पहले से ही बॉम्बे प्लान बनाने में मदद कर चुका था, जो बड़े बिजनेस व्यापारियों ने बनाया था। वो एक एक्सपर्ट विशेषज्ञ था। छोटे ग्रुप्स। इस बड़े डिपार्टमेंट के नीचे मोर देन 20 पैनल्स ऑफ एक्सपर्ट्स, 20 से ज्यादा विशेषज्ञ समूह या छोटी टीमें बनाई गईं। हर छोटी टीम को एक खास चीज पर प्लान बनाने का काम दिया गया था। मोर देन 20 पैनल्स ऑफ एक्सपर्ट्स वर सेट अप। सबको न्योता। इस टीम ने सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, केंद्र सरकार के दफ्तरों, और गवर्नमेंट्स ऑफ प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स, राज्यों की सरकारों को भी न्योता दिया। उनसे कहा गया कि आप लोग भी अपने अपने इलाकों में इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योग धंधे लगाने के लिए डिटेल्ड प्लान्स, विस्तृत योजनाएं तैयार करो। वर इन्वाइटेड टू प्रिपेयर डिटेल्ड प्लान्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या हुआ? दुख की बात है कि यह डिपार्टमेंट ज्यादा दिन नहीं चला। इसे 1946 में बंद खत्म कर दिया गया। दिस डिपार्टमेंट वॉज अबॉलिश्ड इन 1946। संक्षेप, बिग आइडिया। 1944 में बहुत डिलेज के बाद गवर्नमेंट ने अर्देशिर दलाल की मदद से एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया। इसका काम देश के लिए फैक्ट्रियां और डेवलपमेंट के प्लान्स बनाना था, लेकिन 1946 में यह बंद हो गया। 2. एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड 1946 और प्लानिंग कमीशन की नींव। सेंटेंस OIV सलाह देने वाली कमेटी 1946। नई शुरुआत। 1946 में जब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बंद हो गया, तब सरकार ने एक नई कमेटी बनाई। ये कमेटी अक्टूबर 1946 में बनी और इसका नाम था एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड। In October 1946, the Government of India appointed a committee called the Advisory Planning Board. ये क्या करती थी? एडवाइजरी इसका मतलब है कि ये सिर्फ एडवाइस सलाह देती थी, किसी को ऑर्डर आदेश नहीं दे सकती थी। बोर्ड यानी सलाह देने वाले लोगों का समूह। बोर्ड का काम रिव्यू। इस बोर्ड को 3 चीजों की रिव्यू, जांच, समीक्षा करनी थी। 1. प्लानिंग दैट हैड ऑलरेडी बीन डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार ने जो भी पुरानी योजनाएं बनाई थीं। 2. वर्क ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमिटी, INC वाली पुरानी NPC ने जो काम किया था। 3. अदर प्लान्स एंड प्रपोजल्स, बाकी जो भी प्लान्स और सुझाव थे। टू रिव्यू द प्लानिंग दैट हैड ऑलरेडी बीन डन एंड अदर प्लान्स एंड प्रपोजल्स फॉर प्लानिंग। बोर्ड का मुख्य काम रिकमेंडेशंस। जांच के बाद बोर्ड को रिकमेंडेशन, सिफारिशें देनी थीं। फ्यूचर मशीनरी ऑफ प्लानिंग, भविष्य में प्लानिंग करने का सिस्टम, ढांचा कैसा हो। ऑब्जेक्टिव्स, देश के मुख्य लक्ष्य क्या हों। प्रायोरिटीज, किन चीजों को सबसे पहले किया जाए। टू मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर मशीनरी ऑफ प्लानिंग एंड ऑल्सो इन रिगार्ड टू ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज। बोर्ड की सबसे बड़ी सलाह, जोरदार सलाह। बोर्ड ने स्ट्रांगली रिकमेंडेड, जोर देकर सिफारिश की कि एक सिंगल कॉम्पैक्ट अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एक अकेली छोटी मगर पावर वाली संस्था बनाई जाए।
The board strongly recommended the creation of a single compact authoritative organization. ये संस्था कैसी हो? ये रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू द कैबिनेट, सीधे कैबिनेट को जवाबदेह हो। कैबिनेट यानी गवर्नमेंट के टॉप मिनिस्टर्स, शीर्ष मंत्री जो बड़े फैसले लेते हैं। इसका काम हो कंटिन्यूअसली, लगातार होल फील्ड ऑफ डेवलपमेंट, विकास के पूरे क्षेत्र पर अटेंशन, ध्यान देना। विच शुड डिवोट इट्स अटेंशन कंटिन्यूअसली टू द होल फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। नाम और काम। यह एम्फैटिक एडवाइस, बहुत जोरदार सलाह थी नेशनल प्लानिंग कमीशन, राष्ट्रीय योजना आयोग बनाने के लिए। यह FICCI's व्यू ऑफ 1934, व्यापारियों के FICCI समूह की 1934 की सोच से मिलती जुलती थी। इसे ऑटोनॉमी, आज़ादी मिलनी चाहिए और इसकी बात का ऑथोरिटेटिव से पूरा वजन होना चाहिए। यह यूनियन कैबिनेट राष्ट्रीय कैबिनेट के साथ वर्किंग इन टैंडम मिलकर काम करे और स्टेट्स, राज्यों के डेवलपमेंटल डिसीजंस, विकास फैसलों को भी इन्फ्लुएंसिंग, प्रभावित करे। नतीजा, यह सलाह पूरी हुई 1950 में जब प्लानिंग कमीशन योजना आयोग बनाया गया। दिस हैपेंड इन 1950 विद द सेटिंग अप ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का प्रभाव। एक साझा प्लान, कॉमन प्लान। बोर्ड ने जनवरी 1947 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कारखाने का प्रॉपर डेवलपमेंट, सही विकास तभी होगा जब पॉलिटिकल यूनिट्स, प्रोविंसेस या स्टेट्स एक कॉमन प्लान, साझा योजना पर सहमत होकर काम करें। अग्री टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद अ कॉमन प्लान। प्रभाव। इस सोच ने इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत की प्लानिंग को बहुत इन्फ्लुएंस, प्रभावित किया, क्योंकि भारत ने हमेशा यूनिफाइंग नेचर, एकता लाने वाले स्वभाव की प्लानिंग करने की कोशिश की। समस्या, प्रॉब्लम। लेकिन इस तरह एक कॉमन प्लान बनाने से एक बड़ी प्रॉब्लम, समस्या भी पैदा हुई। सेंट्रलाइजेशन, प्लानिंग की सारी शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में चली गई। इस पर अ नंबर ऑफ स्टेट्स, कई राज्यों ने ऑब्जेक्शंस, आपत्ति उठाई। इससे सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध में बार बार स्ट्रेनिंग, तनाव, खिंचाव आया। नेताओं की सोच। हालांकि ये सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, फिर भी पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनैतिक नेतृत्व 1920 से ही यह बात वेरी कॉन्शियस, अच्छी तरह जानते थे कि देश में डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, विकेंद्रीकृत योजना की नीड, जरूरत है। यानी प्लानिंग सिर्फ केंद्र से नहीं बल्कि राज्यों और गांवों से भी होनी चाहिए। 3. दो आसान अपडेटेड फैक्ट्स। 1. प्लानिंग कमीशन का क्या हुआ? प्लानिंग कमीशन, जो 1950 में बना था, को भारत सरकार ने 2014 में खत्म कर दिया और उसकी जगह नीति आयोग नाम का एक नया पॉलिसी बॉडी, नीति बनाने वाला समूह बनाया। ये बदलाव दिखाता है कि अब प्लानिंग के तरीके को बदला गया है ताकि स्टेट्स, राज्यों के साथ मिलकर ज्यादा बेहतर काम हो सके। 2. अर्देशीर दलाल कौन थे? सर अर्देशीर आर दलाल। अर्देशीर दलाल भारत के एक बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी और एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक थे। उन्होंने 1944 में बॉम्बे प्लान बनाने में मदद की थी और उसी साल वाइसरॉयज काउंसिल ने उन्हें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में शामिल किया था। आपकी पसंद। अब क्या आप चाहते हैं कि मैं इन सभी डेट्स और वन लाइन मीनिंग्स के साथ एक चीट शीट, याद करने वाला पन्ना बनाऊं या एक शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी बनाऊं जिससे ये सारे फैक्ट्स याद करना आसान हो जाए? जल्दी से चुनें और मैं उसे तुरंत कर दूंगा। यह रही आपके द्वारा दिए गए बॉम्बे प्लान की पूरी जानकारी, जिसे सबसे सरल हिंदी में, हर बिंदु को गहराई से समझाते हुए और सभी तकनीकी शब्दों को इंग्लिश में रखते हुए समझाया गया है। बॉम्बे प्लान, ये क्या था? व्हाट इट इज? बॉम्बे प्लान भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा आइडिया पेपर, विचार पत्र था। इसे आसान शब्दों में समझें तो ये प्लान, योजना बताता था कि जब भारत से ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा तो देश को अमीर और मजबूत कैसे बनाया जाए। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें थीं। 1. फैक्ट्रीज, कारखाने कैसे बनाए जाएं। 2. फार्मर्स, किसानों की मदद कैसे की जाए। 3. सबको नौकरी, जॉब्स और बेसिक सर्विसेज, बुनियादी सुविधाएं कैसे मिलें। इसे बॉम्बे प्लान क्यों कहा गया? क्योंकि इसे लिखने वाले सभी बड़े बिजनेस लीडर्स, व्यापारिक नेता तब के बॉम्बे, अब मुंबई शहर से थे। इसे किसने लिखा? हु रोट इट?
इस प्लान को कुल 8 बहुत महत्वपूर्ण बिजनेसमैन, व्यापारी और एक्सपर्ट्स विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया था। आप इन्हें देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के 8 टीम कैप्टन्स दलपति की तरह सोच सकते हैं जो देश के लिए एक योजना बनाने को राजी हुए। ये 8 लोग थे। 1. Purushottamdas Thakurdas. 2. J.R.D. Tata. 3. G.D. Birla. 4. Lala Shri Ram. 5. Kasturbai Lalbhai. 6. A.D. Shroff. 7. Ardashir Dalal. 8. John Matai. यह कब प्रकाशित हुआ? When was it published? ये प्लान 1944-45 में प्रकाशित पब्लिश्ड हुआ था। इसका पहला छोटा हिस्सा जनवरी 1944 में और पूरा 2 भाग वाला संस्करण 1945 में आया। यह वह समय था जब वर्ल्ड वॉर II दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और भारत को आज़ादी इंडिपेंडेंस मिलने में कुछ ही साल बचे थे। 1947 में आज़ादी मिली। नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC से इसका जुड़ाव, कनेक्शन। नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC क्या थी? ये एक बड़ी कमेटी समिति थी जिसे 1938 में जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने बनाया था। इसका काम आज़ादी के बाद भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की योजना बनाना था। जुड़ाव क्यों मायने रखता है? बॉम्बे प्लान लिखने वाले कुछ लोग NPC या उसकी छोटी कमेटियों के सदस्य, मेंबर्स भी थे। उदाहरण के लिए पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास NPC के सदस्य थे और JRD टाटा, GD बिरला और लाला श्रीराम भी NPC सब कमिटीज उप समितियों में थे। क्योंकि एक ही लोग दोनों जगह काम कर रहे थे, इसलिए एक समूह के विचार दूसरे समूह में चले गए। आप इसे 2 गोलों, सर्कल्स के ओवरलैप, आपस में मिलना के रूप में समझ सकते हैं। इस ओवरलैप के कारण बाद में जब भारत सरकार ने नीतियां, पॉलिसीज बनाई तो उनमें इन दोनों समूहों के विचार शामिल हो गए। 7 महत्वपूर्ण समझौते, IVI, एक करके सरल व्याख्या। I. अग्रारियन रिस्ट्रक्चरिंग, खेती किसानी के नियमों को ठीक करना। इसका मतलब था खेती और जमीन के नियमों को बदलकर फार्मर्स, किसानों के लिए उन्हें और फेयर, न्यायपूर्ण बनाना। 1. एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज बॉन्ड, जमींदारी एबोलिशन। ये सबसे बड़ा बदलाव था। पहले लैंड ओनर्स, जमींदार किसानों से लगान, रेंट लेते थे और उन्हें बहुत परेशान करते थे। प्लान ने कहा कि इन मिडलमैन, बिचौलियों को हटा दो ताकि असली किसान को जमीन पर अधिकार, राइट्स और सुरक्षा, सिक्योरिटी मिले। सरल उदाहरण, अगर कोई जमींदार किसान की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद रख लेता था तो एबोलिशन के बाद किसान को अपनी फसल का ज्यादा हिस्सा खुद रखने को मिला। 2. मिनिमम वेजेस। सरकार एक सबसे कम पे, वेतन तय करे जो वर्कर्स, मजदूरों को मिलना ही चाहिए। इससे उन्हें लूटा नहीं जा सकेगा। उदाहरण, अगर पहले एक मजदूर को दिन भर काम करने के 5 रुपए मिलते थे तो मिनिमम वेजेस से उसे कम 20 रुपए मिलेंगे। 3. गारंटी ऑफ मिनिमम फेयर प्राइसेस। किसानों को सही दाम की गारंटी। सरकार किसानों से वादा करती है कि वह उनकी फसल को एक निश्चित फेयर प्राइस, सही दाम पर खरीदेगी, भले ही बाजार में कीमतें, मार्केट प्राइसेस गिर जाएं। उदाहरण, फसल कटने के बाद बाजार में गेहूं का दाम गिर जाए तब भी सरकार उसे एक तय कीमत पर खरीद लेगी ताकि किसान को घाटा, लॉस ना हो। 4. कोऑपरेटिव्स। किसान एक समूह, ग्रुप बनाकर एक साथ काम करें। वे मिलकर सीड्स, बीज और टूल्स, उपकरण सस्ते में खरीदें और अपनी फसल एक साथ बेचें। इससे उनकी बार्गेनिंग पावर, मोलभाव करने की ताकत बढ़ जाती है। उदाहरण, 50 किसान मिलकर खाद, फर्टिलाइजर सस्ते में खरीदते हैं और अपना सारा अनाज एक बड़े बायर, खरीदार को बेचते हैं। 5. क्रेडिट एंड मार्केटिंग सपोर्ट्स। किसानों को चीप लोन्स, सस्ते कर्ज देना, क्रेडिट और उनकी फसल बेचने में मदद, मार्केटिंग करना। उदाहरण, सरकार किसानों को इरिगेशन पंप्स, सिंचाई पंप के लिए छोटा कर्ज दे। क्यों जरूरी? ये नियम खेती को स्थिर, स्टेबल बनाते, उत्पादन, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते और गरीब किसानों को शोषण, एक्सप्लॉयटेशन से बचाते। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद फोकस ऑन हैवी बेसिक इंडस्ट्रीज। तेजी से औद्योगिकरण, भारी उद्योगों पर जोर। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है फैक्ट्रीज, कारखानों और इंडस्ट्री, उद्योग को बहुत तेजी से बढ़ाना। 1. हैवी कैपिटल गुड्स एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। ये वो बड़े कारखाने और चीजें हैं जिन पर बाकी उद्योग निर्भर रिलाई करते हैं, जैसे स्टील प्लांट्स, स्टील के कारखाने, पावर प्लांट्स, बिजली घर, हैवी मशीनरी, भारी मशीनें, सीमेंट और केमिकल्स। ये उद्योग देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होते हैं। सरल उदाहरण, अगर आप बहुत सारे छोटे कारखाने, टॉयज बनाना चाहते हैं तो पहले आपको बड़े कारखाने जो मशीनें, धातु और बिजली बनाते हैं चाहिए। 2. बॉम्बे प्लान एलोकेटेड टिल 35% ऑफ आउटले। प्लान ने सलाह दी कि कुल इन्वेस्टमेंट, निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 35% इन बेसिक इंडस्ट्रीज में लगाया जाना चाहिए।
यह दिखाता है कि वे हैवी इंडस्ट्री को सबसे ज़रूरी मानते थे। क्यों ज़रूरी? जब देश में बेसिक इंडस्ट्रीज मजबूत हो जाती हैं तो बाकी छोटे उद्योग भी उनकी मदद से तेज़ी से बढ़ पाते हैं। सिमल्टेनियस बट लो की डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, ज़रूरी उपभोक्ता वस्तुओं का विकास पर धीमी गति से। 1. टेकिंग क्लूज फ्रॉम सोवियत प्लानिंग। सोवियत यूनियन, सोवियत संघ में स्टेट लेड इकोनॉमिक प्लान्स राज्य द्वारा चलाई गई आर्थिक योजनाएं होती थीं। बॉम्बे प्लान के लेखकों ने योजना बनाने और बड़े स्टेट एक्शन, सरकारी कार्रवाई के कुछ विचार वहीं से लिए थे। 2. सिमल्टेनियस डेवलपमेंट। वे चाहते थे कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, उपभोक्ता वस्तु उद्योग जैसे कपड़े, खाने पीने का सामान, घरेलू चीजें भी हैवी इंडस्ट्रीज के साथ साथ एट द सेम टाइम चलें। 3. बट एज अ लो की अफेयर। कंज्यूमर गुड्स जरूरी थे लेकिन वे सेकेंडरी, दूसरे दर्जे के थे। मुख्य पैसा और ध्यान बिग, बेसिक इंडस्ट्रीज को जाएगा। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगी पर थोड़ी धीमी गति से। उदाहरण, आप पहले पावर स्टेशन और स्टील मिल बनाते हैं, साथ ही आप कुछ छोटी फैक्ट्रियों, चीनी या कपड़े की का भी समर्थन करते हैं, लेकिन मुख्य फोकस बड़ी इंडस्ट्री पर रहता है। IV प्रमोट मीडियम, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, मध्यम, छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 1. ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिक्वायर लेसर कैपिटल। ये छोटे और घर आधारित वर्कशॉप्स, कार्यशालाएं जैसे हाथकरघा, मिट्टी के बर्तन, प्रति इन्वेस्टमेंट निवेश ज्यादा लोगों को जॉब्स, नौकरी दे सकते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा पैसे, कैपिटल या एडवांस्ड मशीन्स, उन्नत मशीनें नहीं चाहिए। उदाहरण, एक गांव में बुनाई करने वाला समूह, वीविंग क्लस्टर, साधारण करघों से शुरू हो सकता है और बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। इसके लिए मिलियन रुपये फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। हैवी और स्मॉल दोनों क्यों? प्लान ने 2 रास्ते अपनाए। एक तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लंबी अवधि के विकास के लिए बिग इंडस्ट्रीज बनाना, और दूसरा तुरंत नौकरी पैदा करने के लिए स्मॉल यूनिट्स, छोटी इकाइयों की मदद करना। EV स्ट्रांग रोल फॉर द स्टेट, सरकार की मजबूत भूमिका। इसका मतलब था कि सरकार पैसिव, निष्क्रिय नहीं रहेगी, बल्कि एक्टिव, सक्रिय होकर देश के विकास में हिस्सा लेगी। 1. स्टेट ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर। अगर निजी कंपनियां, प्राइवेट बिजनेस जल्दी से कोई जरूरी उद्योग नहीं लगा सकती तो सरकार उसे सीधे खुद बनाएगी और चलाएगी। इन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs कहा गया। उदाहरण, अगर कोई प्राइवेट कंपनी स्टील प्लांट नहीं लगाती है तो सरकार खुद स्टील प्लांट बनाएगी और चलाएगी। 2. डायरेक्ट एंड एक्सटेंसिव कंट्रोल। भले ही व्यवसाय प्राइवेट फर्म्स चलाएं, पर सरकार कड़े नियम, रूल्स, लाइसेंसेस और मार्गदर्शन गाइड से उनके काम को नियंत्रित, कंट्रोल कर सकती है। क्यों? बॉम्बे प्लान के लेखकों का मानना था कि नए देश को जरूरी उद्योग बनाने और उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा, फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए सरकार की मदद, हेल्प चाहिए। लार्ज स्केल सोशल वेलफेयर, बड़े पैमाने पर समाज कल्याण। इसका मतलब था लोगों के लिए बेसिक राइट्स, बुनियादी अधिकार और सर्विसेज, सुविधाएं। 1. राइट टू वर्क एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनमें से ज्यादातर को नौकरी मिल सके। 2. गारंटी ऑफ मिनिमम वेज। ऊपर बताया गया, कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी। 3. स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग, वाटर एंड सैनिटेशन। सरकार सस्ते घर बनाए, साफ पानी और टॉयलेट्स, शौचालय की सुविधा दे। 4. फ्री एजुकेशन। बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ सकें। 5. सोशल इंश्योरेंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड सिकनेस। नौकरी छूटने, अनएम्प्लॉयमेंट या बीमार होने, सिकनेस पर लोगों को पैसे की मदद देना ताकि वे गरीबी में न गिरें। 6. यूटिलिटी सर्विसेज एट लो कॉस्ट थ्रू सब्सिडीज। बिजली या ट्रांसपोर्ट, परिवहन जैसी जरूरी सुविधाओं को सरकार की मदद, सब्सिडीज से सस्ता करना। क्यों? ये कदम सबसे गरीब लोगों की सुरक्षा करते हैं और उन्हें स्वस्थ, हेल्थियर और शिक्षित, एजुकेटेड बनाते हैं, जिससे देश का डोमेस्टिक मार्केट, घरेलू बाजार बड़ा होता है। रिड्यूस बिग इनइक्वालिटीज, बड़ी असमानताओं को कम करना। इसका लक्ष्य था अमीर और गरीब के बीच की बड़ी खाई, लार्ज गैप को कम करना। 1. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो लोग ज्यादा कमाते हैं उनसे हायर परसेंटेज, उच्च प्रतिशत में टैक्स कर लिया जाए और गरीब से कम। उदाहरण, एक अमीर व्यक्ति 40% टैक्स दे जबकि एक गरीब व्यक्ति केवल 5%। इससे सरकार को वेलफेयर के लिए पैसा मिलता है और वेल्थ गैप्स, धन के अंतर, कम होते हैं। 2. प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ऐसे कानून बनाना जो कुछ ही परिवारों या कंपनियों को बहुत ज्यादा धन और शक्ति, पावर जमा करने से रोकें। असमानता बाजार को कैसे नुकसान पहुंचाती है? अगर ज्यादातर लोग गरीब होंगे तो वे बाजार में चीजें खरीद नहीं पाएंगे और कंपनियों को अपना माल बेचने में मुश्किल होगी, जिससे डोमेस्टिक मार्केट, घरेलू बाजार छोटा रह जाएगा। जब आय, इनकम अधिक लोगों के बीच बंटती है तो ज्यादा लोग चीजें खरीदते हैं और ग्रोथ, विकास तेज होता है। बॉम्बे प्लान का बाद में प्रभाव, हाउ इट अफेक्टेड इंडिया आफ्टर 1947।
प्लान को हूबहू एज इज तो ऑफिशियली अडॉप्टेड आधिकारिक तौर पर नहीं अपनाया नहीं गया, लेकिन इसके कई आइडियाज विचार आज़ादी के बाद भारत की नीतियों में आ गए। 1. 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं। भारत की शुरुआती 5 ईयर प्लान्स 1951 में शुरू ने भी इसी रास्ते को अपनाया। प्लानिंग, योजना बनाना, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, सरकारी उद्योग और वेलफेयर मेजर्स, कल्याणकारी उपाय। 2. उदाहरण, बड़े पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, स्टील, बिजली और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना बॉम्बे प्लान की सिफारिशों रिकमेंडेशन जैसा ही था। छोटे महत्वपूर्ण बिंदु, मेमोराइज क्विकली। श्रेणी, कैटेगरी, महत्वपूर्ण शब्द, की पॉइंट्स। नाम और समय, बॉम्बे प्लान 1944-45। लेखक, 8 कैप्टन्स, टाटा, बिरला, मथुरा आदि। मुख्य बातें, हैवी इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा जोर, साथ ही स्टेट रोल सरकार का काम, सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई और इनइक्वालिटी रिडक्शन, असमानता कम करना। पैसे का जोर, बेसिक इंडस्ट्रीज को 1/3 बाय साइजेबल शेयर, लगभग 1/3 बड़ा हिस्सा। विरासत, लेगेसी, भारत की शुरुआती प्लानिंग और पब्लिक सेक्टर की दिशा को प्रभावित किया। आगे क्या? आपने बॉम्बे प्लान को पूरी गहराई से सरलतम शब्दों में समझ लिया है। अब यदि आप इनमें से कोई भी चीज चाहते हैं तो मैं तुरंत बना सकता हूं। 1. A very short 1-page crisp cheat sheet, bullet points only, तुरंत रिवीजन के लिए। 2. 10 फ्लैश कार्ड्स, क्वेश्चन ऑन फ्रंट, 1 लाइन आंसर ऑन बैक, क्विक टेस्ट्स के लिए। 3. A टाइमलाइन, वर्ष दर वर्ष छोटे बिंदु, प्लान, एनपीसी और 5 ईयर प्लान्स को दर्शाती हुई। कृपया बताएं कि आप इन तीनों में से कौन सा विकल्प चुनेंगे।